So hey everyone, welcome back to my new video. Myself Jaya, first year BHMS medical student at GHMC गुजरात। तो इस सीरीज़ में अपनी मेडिकल कॉलेज लाइफ का हर एक दिन डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। पूरे दिन में मुझे जो भी पढ़ाया जाएगा उसको जितना जल्दी हो सके, जितना शॉर्ट में हो सके समराइज़ करूँगा। हाँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उन सबको टैकल कर रहा था मैं। ठीक है, सॉरी बोल सकता हूँ बस कि कंटिन्यू नहीं रह पाया था, बट नाउ आई थिंक दैट आई फिगर्ड इट आउट। अपने ऊपर काम कर रहा था मैं। ठीक है, सो आज से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को। सो ईश्वर का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम, जय बजरंग बली। ये जो इनिशिएटिव ले रहा हूँ बस ये अब दोबारा से कंटिन्यू रहे। ओके, सो फार्मेसी हम देखेंगे, मतलब दिन में जो भी लेक्चर हुए थे हमारे आज 23 मार्च को, तो उसी सीक्वेंस में पहले फार्मेसी का हुआ था थियरी के अंदर। फार्मेसी के बाद हुआ था हमारा एनाटॉमी का, हिस्टोलॉजी का, उसके बाद हमारा मटीरिया मेडिका का था, उसके बाद हमारा फिजियोलॉजी का था। ओके, सो लिक्विड व्हीकल्स के अंदर हमारे पास में आज हमने फार्मेसी में पढ़ा लिक्विड व्हीकल्स। लिक्विड व्हीकल्स के अंदर हमने अल्कोहल पढ़ रहे थे हम, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो पहली वैरायटी थी एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसका दूसरा नाम भी है डिहाइड्रेटेड अल्कोहल। ठीक है, 99.4% बाय वॉल्यूम ये प्योर होता है और 99% बाय वेट ये प्योर होता है। ठीक है, बाय वॉल्यूम होता है और एक बाय वेट होता है। अगर हम देखेंगे इसको तो 100% प्योर होता है थियोरेटिकली, एब्सोल्यूट का मतलब 100%, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली नहीं हो पाता इतना ज़्यादा, क्योंकि कुछ वाटर के ट्रेसेस में रह जाती है। कि अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की, तो वाटर को ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कुछ अमाउंट में। और अगर नो वाटर ट्रेसेस हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस, मतलब अगर उसमें वाटर नहीं है तो, अगर उसमें वाटर नहीं है तो। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन की बात करें, अगर हम स्मॉल स्केल पर अगर हमें अल्कोहल को बनाना है तो हमें रेक्टिफाइड स्पिरिट को मिक्स करना पड़ेगा। किसके साथ? क्विक लाइम के साथ। ठीक है, कैल्शियम कार्बोन सी ए होता है जो क्विक लाइम, CaO। ठीक है, इन एयर टाइट वेसल के अंदर। ठीक है, और ये जो वीडियो है ना यार, इसमें मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करने वाला, कटिंग वगैरह नहीं करने वाला, जितना जल्दी मेरे को टाइम मैनेज करने का। ठीक है, तो ये एक ही गो में रहेगी पूरी वीडियो। ओके, तो क्विक लाइम एंड इन एयर टाइट वेसल के अंदर, क्योंकि मतलब वोलाटाइल होता है तो इवेपोरेट ना हो जाए, इसलिए एयर टाइट वेसल के अंदर रखेंगे। बाकी हीट करेंगे टू रिमूव एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर को हमें रिमूव करने के लिए उसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी हमें। डिस्टिलेशन करने के बाद नाउ इट कंटेन 0.6 से लेकर 1% तक वाटर के ट्रेसेस को ये कंटेन कर रहा है। ठीक है, फिर रिमूव दीज ट्रेसेस बाय रिमूव दिस ट्रेसेस द डिस्टिलेट इज रिफ्लक्स्ड ओवर मेटालिक कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो क्या हुआ यहाँ पर, हमने पहले हमें स्मॉल स्केल में प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट को हमने क्विक लाइम के साथ मिक्स करा एयर टाइट वेसल के अंदर, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट ना हो जाए। ठीक है, हमने इस मिक्सचर को हीट करा। ठीक है, जिससे कि जो वाटर का अमाउंट है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हमने डिस्टिलेशन करा। डिस्टिलेशन के अंदर करने से क्या हुआ, अब इसके अंदर जो प्योरिटी है वो बढ़ गई इसकी, तो इसके पास 0.6 से लेकर सिर्फ 1% तक का वाटर के ट्रेसेस बचे हुए हैं। अब इन ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास में जो डिस्टिलेट आया है, ठीक है, डिस्टिलेट करने के बाद जो हमें मिला है उसको हमने रिफ्लक्स करा, मतलब हमने पोर कर दिया एक तरीके से, किसके ऊपर, मेटालिक कैल्शियम के ऊपर या फिर मैग्नीशियम के ऊपर। ठीक है, रीडिस्टिलेशन करा उसका हमने। अब फर्स्ट एंड लास्ट पोर्शन इज डिस्कार्डेड, मिडल पोर्शन इज सिलेक्टेड, रिपीट इफ स्टिल नॉट प्योर। हमें मतलब जो हमारे पास में मिला है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिला है, इसमें 3 पार्ट हमारे पास में आएंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट और सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो होगा इनिशियल वाला, जिसके अंदर हम मतलब सॉरी ये लास्ट है ना, ये लार्ज स्मॉल स्केल यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास में होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट पोर्शन को हमें डिस्कार्ड कर देना है और जो मिडल पोर्शन है हमें उसको क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में लार्ज स्केल में कैसे प्रोडक्शन करेंगे, तो लार्ज स्केल के अंदर क्या होगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट और बेंजीन को लेंगे, रेक्टिफाइड स्पिरिट और बेंजीन को लेंगे। ठीक है, डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन करने के बाद हमारे पास में 3 चीज़ें मिलेंगी, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन। ठीक है, मतलब एक तरह से आप इसको ऐसे समझो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा आपने। फ्रैक्शनल, ये मेरे को समझ में नहीं आता क्लास में, मैंने अपनी थ्योरी बना रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, कि एक फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन होता है ना, थोड़ा सा मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। ठीक है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना, कोल्ड हो रहा है मेरे को। ठीक है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना, तो उसके अंदर हमारे पास में सपोज कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उसके अंदर 3 सेपरेशंस हैं। तो फर्स्ट पोर्शन जो है हमारे पास में वो है मिक्स ऑफ बेंजीन प्लस अल्कोहल प्लस वाटर। जो फर्स्ट पोर्शन है उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इमेजिन करो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर वाटर है, बेंजीन और अल्कोहल है।
सेकंड पोर्शन के अंदर जो अल्कोहल और बेंजीन है, और फाइनल पोर्शन के अंदर क्या है, प्योर एनहाइड्रस अल्कोहल है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो हमें फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और जो क्या कहते हैं, फर्स्ट और जो लास्ट पोर्शन है उसको हमें डिस्कार्ड कर देना है, और जो सेकंड वाला है हमें उसको रख देना है, ठीक है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए। सॉरी, जो फर्स्ट और सेकंड है उसको हमें डिस्कार्ड कर देना, और जो लास्ट वाला है ना, ये जो फाइनल पोर्शन है, इसको हमें रख लेना, जो कि एब्सोल्यूट अल्कोहल है, ठीक है। इसको हम बॉइलिंग करते हैं 78.5 डिग्रीज पर, और जो सेकंड वाला होता है, मतलब ये अलग अलग टेम्परेचर पर क्या क्या हमें मिला है, तो 68 डिग्री पर हमें सेकंड प्रोडक्ट मिलता है, और 78.5 पर हमें जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वहाँ पर हमें ये मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, जो प्योर अनहाइड्रस अल्कोहल है, ठीक है। फिर टेस्ट फॉर प्योरिटी, तो प्योरिटी का टेस्ट क्या होता है इसके अंदर, प्योरिटी ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब क्या इम्प्योरिटी रहेगी अल्कोहल के अंदर, वाटर रहेगी, तो 10 cc अल्कोहल प्लस 0.5 ग्राम अल्कोहल एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लेंगे अगर हम, तो कॉपर सल्फेट अगर वाटर से ऐड करेगा तो क्या बना लेगा वो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या बन जाएगा वहाँ पर, ब्लू कलर का हो जाएगा ना सोल्यूशन, ब्लू कलर का हो जाएगा। एनहाइड्रस CuSO4 लिया हमने, कॉपर सल्फेट एक्चुअली में कहता है CuSO4.10H2 होता है, तो एनहाइड्रस है मतलब पानी नहीं है इसके अंदर, अगर हमने पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटी का टेस्ट हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। फिर बाकी डिफरेंट जो अल्कोहल होते हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, बेसिकली परसेंटेज कितना प्योर है वो डिफरेंस रहेगा, उसकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है वो डिफरेंस रहेगी, ठीक है। एंड जो उसके बस इतना ही डिफरेंट रहेगा, और तो कुछ नहीं है। बाकी उसके जो प्रॉपर्टीज होती है वो सब कुछ सेम ही रहती है अल्कोहल की ज़्यादातर। फिर यूज़ है कौन से अल्कोहल का, जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है उसका क्या यूज़ रहेगा, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। शुगर ऑफ मिल्क के अंदर एक प्रोसेस होता है स्टाफ प्रोसेस, ठीक है, तो उसके अंदर यूज़ होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। बाकी फिर डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथिक अल्कोहल एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या रहता है, तो होम्योपैथिक अल्कोहल की जो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पेंसिंग अल्कोहल होता है वो, ठीक है, 87% स्ट्रेंथ रहेगी उसकी, यूज इन होम्योपैथिक एटीन्यूएशन, मतलब कि पोटेंटाइजेशन के अंदर यूज होता है क्या, होम्योपैथिक अल्कोहल। फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल रहेगा 100% स्ट्रेंथ रहेगी, थ्योरेटिकली होता है, एक्चुअली में जो प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो 95% प्योर रहेगा, कैन बी मेड टू होम्योपैथिक अल्कोहल बाय 7 पार्ट्स ऑफ वाटर एडिशन, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग अल्कोहल रहता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास में फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल तो सिनोनिम से क्या रहता है, अल्कोहल फॉर्टिस, एनहाइड्रस फॉर्टियर, एंड इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.8159 या फिर 0.816, ठीक है। पीएच न्यूट्रल रहती है, सारे व्हीकल्स की पीएच न्यूट्रल होती है। होम्योपैथिक अल्कोहल स्ट्रॉन्ग अल्कोहल रहता है, ठीक है। होम्योपैथी से हम होम्योपैथी मतलब इसको हम स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बना सकते हैं, होम्योपैथिक अल्कोहल को, होम्योपैथिक अल्कोहल के अंदर और अल्कोहल शायद ऐड करके हम इसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्टेन्ड आफ्टर सेकंड डिस्टिलेशन करेंगे अगर हम इसका। फिर हमारे पास में रेंज रहती है इसकी, ये इंपॉर्टेंट रेंज थी जो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है ना, इसकी एक इंपॉर्टेंट रेंज रहती है क्या, 94.7% से लेकर 95.2% तक रहेगा अल्कोहल की स्ट्रेंथ। इसको क्या बोलेंगे हम, अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। अगर ऐसा अल्कोहल है जिसके अंदर 94.7 से लेकर 95.2% तक अगर अल्कोहल का कंटेंट है तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, ठीक है। बाकी फिर प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की मिक्स करेंगे 94.9% ऑफ इथाइल अल्कोहल, इसके अंदर 5.1% ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। बस पानी मिला देंगे तो हम, मतलब अल्कोहल के अंदर अगर हम पानी मिलाते रहेंगे तो अलग अलग टाइप के वैरायटी के अल्कोहल हमें मिलते रहेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी सेम है, जनरल अल्कोहल प्रॉपर्टी जो होती हैं वही सेम है सब, ठीक है। बाकी प्रिजर्वेशन वेल स्टॉपर्ड एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा, सनलाइट से प्रिवेंट करके, और एयर वे अवे फ्रॉम फायर, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक है। बाकी यूजेस जो रहेंगे इसके स्ट्रॉन्ग अल्कोहल के, तो प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल, मदर टिंचर, ऑफिशियल अल्कोहल एंड डिस्पेंसिंग अल्कोहल, ये सब बनाने में यूज होता है। नोट क्या रहेगा, अल्कोहल यूज शुड कंफर्म स्टैंडर्ड्स इन HPI वॉल्यूम 1, जो होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया है उसके जो वॉल्यूम 1 के अंदर जो स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं उन सबको मेंटेन करना पड़ेगा, उन सबको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको एज अ मेडिकल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं, एज अ व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिस्पेंसिंग के लिए एज अ व्हीकल यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करना पड़ेगा। बाकी अगला अल्कोहल है डाइल्यूट अल्कोहल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल कितनी होती है, 0.89 होती है, ठीक है। डिफरेंट ऑथोरिटीज गिव डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल। तो एज पर HPI होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या है डेफिनेशन इसकी डाइल्यूट अल्कोहल की, वॉल्यूम 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि डाइल्यूट करेंगे 695 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल टू 1000 ml विद प्योरीफाइड वाटर,
हमें क्या मिल जाएगा, डाइल्यूट अल्कोहल। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब पानी मिला हुआ है, बस कितनी कितनी क्वांटिटी में कैसे कैसे मिला हुआ है वो ये अलग अलग जो डेफिनेशन है अलग अलग फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग वो चीज़ बताई गई है। तो ये है। ठीक है, फिर एज पर BHP ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, इक्वल क्वांटिटी ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट 60 डिग्री ओवर प्रूफ प्लस प्यूरिफाइड वाटर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डाइल्यूट अल्कोहल मिल जाएगा। फिर एज पर M भट्टाचार्य फार्माकोपिया, फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी इंडिया की ये। ठीक है, M भट्टाचार्य फार्माकोपिया और ये अनऑफिशियल फार्माकोपिया है। 7 पार्ट्स ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट 60 डिग्री ओवर प्रूफ अगर हम मिक्स करेंगे किसके साथ, 3 पार्ट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर के साथ अगर हम वॉल्यूम में, तो हमें क्या मिल जाएगा, डाइल्यूट अल्कोहल मिल जाएगा। फिर एज पर डॉक्टर बचनर, डॉक्टर ग्रूनर, डॉक्टर जार एंड डॉक्टर हैम्पल, क्या है ये, अमेरिकन फार्माकोपिया के अंदर है ये सारे टर्म्स। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल एंड प्यूरिफाइड वाटर अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डाइल्यूट अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, बाकी फिर डॉक्टर ड्यूई के अकॉर्डिंग क्या है, 7 पार्ट्स ऑफ, ये सब पाइनियर्स ऑफ होम्योपैथी के अंदर भी था, पाइनियर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी के अंदर भी थे ये सारे नाम। ठीक है, तो डॉक्टर ड्यूई के अंदर क्या है हमारे पास में, उन्होंने क्या बोला कि 7 पार्ट्स ऑफ 87% अल्कोहल प्लस 3 पार्ट्स ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इन वॉल्यूम, क्या मिलेगा हमें, डाइल्यूट अल्कोहल मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ओके, फिर यूज़ क्या रहता है इसका, डाइल्यूट अल्कोहल का डेसिमल स्केल पोटेंसी को बनाने के लिए यूज़ करता है डेसिमल स्केल के अंदर। ठीक है, कोई डिस्पेंसिंग अल्कोहल है, डिस्पेंसिंग अल्कोहल के अंदर, डिस्पेंसिंग अल्कोहल का सिनोनिम क्या है, अल्कोहल ऑफिशियली और ऑफिशियल अल्कोहल। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है इसकी, 0.84 रहती है एट 15.6 डिग्री पर रहेगी टेम्परेचर पर। ठीक है, सोर्स क्या है डिस्पेंसिंग अल्कोहल का, मोलासिस होता है, जो कि एक शुगर इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड मोलासिस, उससे बनता है डिस्पेंसिंग अल्कोहल। 88% प्योर रहेगा, 88% बाय वॉल्यूम और 83.1% बाय वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 12% बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, बताता हूँ क्या है ये, कैन बी यूज फॉर डिस्पेंसिंग नॉट बिलो दैट, मतलब कि हमारे पास में 88% प्योर होना चाहिए। ठीक है, 88% प्योर होना चाहिए तभी हम यूज़ कर सकते हैं डिस्पेंसिंग के लिए, और 83.1% बाय वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 12% वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, 12% वाटर की वॉल्यूम तक चल जाएगा और 88% तक प्योर होना चाहिए। 88% से ज़्यादा है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग की तरफ से जा रहा है, 83 से कम है तो फिर वो और दूसरा अल्कोहल ज़्यादा डाइल्यूट वगैरह बन जाएगा। ठीक है, तो इतना होना चाहिए बाय वॉल्यूम 88% और बाय वेट होना चाहिए 83.1% अल्कोहल का कंटेंट। बाकी फिर प्रिपरेशन है इसकी, डिस्पेंसिंग अल्कोहल की क्या प्रिपरेशन है, डिस्पेंसिंग अल्कोहल की प्रिपरेशन के अंदर क्या है, 1 पार्ट ऑफ प्यूरिफाइड यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, प्लस का 12.25 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, तो हमें मिक्स करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ml के अंदर आएगा या फिर लीटर के अंदर आएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्पेंसिंग अल्कोहल। और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है कि 1 पार्ट बाय वेट प्यूरिफाइड वाटर प्लस का 10 पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, 1 पार्ट प्यूरिफाइड वाटर और 10 पार्ट स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। ठीक है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर 1:12.25 और वेट के अंदर क्या है 1:10 ऑन केमिकल बैलेंस मिलीग्राम या फिर ग्राम के अंदर आएगी ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, बाकी एक्चुअल मोर देन 1 पार्ट इज यूज बिकॉज वाटर प्लस अल्कोहल जनरेट करेगा, और एक्चुअली में मतलब 1 पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 पार्ट हम यूज़ करें, एक्चुअली में 1 पार्ट से ज़्यादा यूज़ करा जाता है सब। ये सब मतलब ऑन पेपर कैलकुलेशन है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, बट आइडियल कंडीशन ऐसी नहीं होती हैं, हमेशा आइडियल चीज़ें नहीं होती। तो हम उन चीज़ों को जो लॉसेज होता है उन सबको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली मोर देन 1 पार्ट इज यूज। ठीक है, क्योंकि वाटर अगर अल्कोहल को अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या हीट जनरेशन होती है, जिसकी वजह से अल्कोहल जो रहेगा वो इवेपोरेट होने लगेगा। ठीक है, और श्रिंकेज ऑफ वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, बाकी फिर प्योरिटी है इसकी, एज पर होम्योपैथिक फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। इम्प्योरिटी क्या होती है इसके अंदर, इम्प्योरिटी मोस्ट कॉमन होती है फ्यूजल ऑयल। ठीक है, यूज डिस्पेंसिंग अल्कोहल का क्या यूज रहेगा हमारे पास में, रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय ग्लोब्यूल टैबलेट। नोट क्या है हमारे पास में, इंडिया के अंदर यूज नहीं होता है, इंडिया के अंदर क्या यूज होता है, 60% ओवर प्रूफ रेक्टिफाइड स्पिरिट, 3.29% स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये हमारे पास में रहेंगे इसके यूजेस। बाकी फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है, मतलब जो मैट्रिक वाला चैप्टर था, 1 पिंट कितना होता है, 1 आउंस कितना होता है, ग्रेन कितना होता है, तो ये याद कर लेना, देख लेना बुक में से। बाकी रेक्टिफाइड स्पिरिट है हमारे पास में दूसरा लास्ट पार्ट, रेक्टिफाइड स्पिरिट 60 डिग्री ओवर प्रूफ, इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी 0.829 जो कि 0.83 रहता है नियरली राउंड ऑफ के अंदर। फिर प्रूफ स्पिरिट कितनी होती है, 100% प्योर होती है। ठीक है, इट इज 60% ओवर प्रूफ मीन्स की
160% प्रूफ स्पिरिट है, मतलब कि 100% अल्कोहल कंटेंट के ऊपर जा रहा है ये, ठीक है। तो 91.29% बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल एंड 3.29% स्ट्रॉन्गर देन डिस्पेंसिंग अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट है ये, ठीक है। ये मतलब फैक्चुअल डाटा है, इसमें याद ही रखना पड़ेगा आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.839 रहेगी। और ये स्पिरिट मतलब एक ओवर प्रूफ होती है और एक अंडर प्रूफ होती है, ठीक है। ओवर प्रूफ का मतलब ही 100 से ऊपर जा रहा है, 60 100 से ऊपर गया और 60 गया, मतलब कि 160% होगा ये। और अगर ये अंडर प्रूफ होता तो मतलब कि 60 डिग्री अंडर प्रूफ होता, सपोज तो ये 100 से कम होता 60, ठीक है। मतलब कि प्रिपरेशन अगर हम देखें इसकी तो 375 ml ऑफ वाटर लिया हमने, 1000 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल लिया, ठीक है। तो हमारे पास में बन जाएगा ये। फिर नोट क्या है, यूज्ड बाय HPUS होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड HPI, ठीक है। तो 60 डिग्री रेक्टिफाइड स्पिरिट ओवर प्रूफ 60 डिग्री। यूजेस क्या है हमारे पास में, सेंटीसीमल स्केल के अंदर पोटेंसी बनाने के लिए यूज होता है और यूटेंसिल को क्लीन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यूटेंसिल को क्लीन करने के लिए यूज रहेगा और सेंटीसीमल स्केल के अंदर पोटेंसीज को बनाने के लिए यूज होगा क्या, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये ओवर प्रूफ होता है, ओवर प्रूफ का मतलब 100 से ऊपर चला गया ये 60 डिग्री और, ठीक है। और फिर हमारे पास में बाकी ऐसे 40 डिग्री होता है, 20 डिग्री होता है, ठीक है। ये रहा है ना। प्रूफ स्पिरिट क्या होता है, अल्कोहल प्लस प्यूरिफाइड वाटर, तो 50% 50% 1:1 का रेशो रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 0.919 होती है। टाइप इसके ओवर प्रूफ एंड अंडर प्रूफ होता है। अंडर प्रूफ का मतलब क्या होता है, वीकर देन प्रूफ स्पिरिट। और तो अंडर प्रूफ का क्या मतलब हुआ कि जो प्रूफ स्पिरिट है उससे वीकर है। प्रूफ स्पिरिट क्या होती है, प्रूफ स्पिरिट का मतलब होता है अल्कोहल और प्यूरिफाइड वाटर अगर इक्वल क्वांटिटी मिला देंगे तो दैट इज कॉल्ड प्रूफ स्पिरिट, ठीक है। तो अंडर प्रूफ का मतलब क्या होगा कि जो प्रूफ स्पिरिट है उससे ये वीकर है, ठीक है। तो 40 डिग्री ओवर 60 डिग्री अंडर प्रूफ का क्या मतलब हुआ कि 40 डिग्री अल्कोहल मतलब 40 पार्ट ऑफ अल्कोहल एंड 60 पार्ट ऑफ वाटर, ऐसे समझ लो। और ओवर प्रूफ का मतलब 160, सपोज 60 डिग्री ओवर प्रूफ था तो 160 पार्ट ऑफ अल्कोहल प्लस का 60 पार्ट ऑफ वाटर। शायद ये 100 पार्ट ऑफ अल्कोहल होना चाहिए यहाँ पर, या फिर शायद मैंने कुछ मिस्टेक करी यहाँ पर। 60 डिग्री अंडर प्रूफ है ना ये, तो 60 डिग्री अंडर प्रूफ का मतलब कि 60 पार्ट ऑफ वाटर और 60 डिग्री ओवर प्रूफ का मतलब 60 पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर 100 पार्ट ऑफ अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है, लिखा है 100 पार्ट ऑफ अल्कोहल है और ये तो 160 हो जाएगा फिर, ठीक है। यूज़ क्या रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल चेक करने के लिए यूज़ होता है, अलग अलग अल्कोहल की स्ट्रेंथ को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। बाकी 40 डिग्री था, ठीक है। कैसे बनता है, 7 पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल प्लस 1 पार्ट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, फिर देन RS20 था, तो ये कैसे बनता है 6 पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। और आगे भी कुछ था, मैंने लिख नहीं पाया वो जल्दी में। फिर कन्वर्जन भी होता है रेक्टिफाइड और स्पिरिट का एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होती है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक प्रोसेस था उसका भी, ठीक है। एंड बुक में लिखा हुआ है, मतलब वो देख लेना, और मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शायद वो। फिर डीनेचर्ड स्पिरिट है। डीनेचर्ड स्पिरिट के अंदर क्या है हमारे उसमें, इंटॉक्सिकेटिंग, मतलब कि हर कोई मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर अल्कोहल अगर किसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो लोग उसको ड्रिंक ना करें। अगर किसी भी रीज़न से अल्कोहल को अगर आपको अनड्रिंकेबल अनएडिबल बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको इंटॉक्सिकेटेड कर देंगे, मतलब उसको पॉइजनस बना देंगे, ठीक है। इंटॉक्सिकेटिंग ऑफ ड्रिंक करेंगे, पॉइजनस बना देंगे टू अवॉइड ड्रिंकिंग। एडिशन ऑफ बेंजीन, पैराडिन, इन सबको मिला देंगे हम इसके अंदर, और कलर वगैरह भी ऐड कर देंगे, शायद कलर ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, बेंजीन, पैराडिन, ये सब ऐड कर सकते हैं हम, ओके। बेंजीन, पैराडिन ये सब हम ऐड कर सकते हैं एंड जिसकी वजह से कि वो क्या हो जाएगा, वो पॉइजनस हो जाएगा, जिससे कि इसको ड्रिंक नहीं कर सकते आप, ठीक है। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, व्हेन RS रेक्टिफाइड स्पिरिट इज डीनेचर्ड बाय मिक्सिंग मिथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। जब रेक्टिफाइड स्पिरिट को आप डीनेचर करोगे, उसके अंदर क्या मिलाकर, मिथाइल अल्कोहल मिलाकर, तो वो क्या बन जाएगा, मिथाइलेटेड स्पिरिट बन जाएगा। डीनेचर अल्कोहल हमने डाला, मतलब कि रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर हमने क्या डाला, मिथाइल अल्कोहल, अब वो क्या हो गया, मिथाइलेटेड स्पिरिट हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो रेक्टिफाइड स्पिरिट को हमने डीनेचर करा। डीनेचर का मतलब कि यही है डीनेचर्ड स्पिरिट, ठीक है। मतलब कि पॉइजनस बना दिया, उसको पॉइजनस बना दिया, क्या डालकर, मिथाइल अल्कोहल डालकर, तो फिर उसका नाम बदल गया बस कि मिथाइलेटेड स्पिरिट हो गया, बाकी और तो कुछ नहीं था। अगली क्लास में सिंपल सिरप और ऑयल चलेंगे, ठीक है।
फिर एनाटॉमी का था, एनाटॉमी के अंदर हमने बोन पढ़ा, बोन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हिस्टोलॉजी के अंदर। तो जो कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर क्या होता है, सेल होता है, फाइबर होता है और ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और बाकी कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर भाई 1 सेकेंड, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर 97% है। अगर पूरा 100% कैल्शियम है हमारी बॉडी के अंदर तो 97% जो है वो बोन के अंदर है और रिमेनिंग जो है वो ब्लड के अंदर है। ये मैंने बोन लिख दिया दोबारा से, ब्लड के अंदर है वो। स्टेम सेल्स हमारे पास में क्या होते हैं, ओस्टियो प्रोजेनेटेड सेल, ठीक है, जो कि मीजनकाइमल सेल होते हैं, ठीक है, मीजनकाइमल सेल जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ओस्टियोब्लास्ट के अंदर। बाकी फिर ग्रोथ होगी उनकी, कंप्लीट होगी ग्रोथ, बिकम ओस्टियोसाइट फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। मतलब ये ओस्टियोसाइट मतलब वो और एक्टिवली डिवाइड नहीं करेगा, तो वो मेंटेनेंस का काम करेगा। ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवली डिवाइड करता है, ग्रोथ करता है। जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, वो ओस्टियोसाइट डिफरेंशिएट होकर कुछ इस तरह के होता है। ये ओस्टियोब्लास्ट है, बीच में मैट्रिक्स और फाइबर्स हैं, ओके। फिर टाइप ऑफ सेल दूसरे होते हैं इसके अंदर, क्या, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन एंड डंप इट इनटू ब्लड। मतलब कैल्शियम को बोन में से एब्जॉर्ब करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा और उसको ब्लड के अंदर डाल देगा, ठीक है। ये ओस्टियोक्लास्ट सेल है। फिर क्या है, बोन लाइनिंग सेल। बोन लाइनिंग सेल का मतलब जो पेरियोस्टियम है, ये हमारे पास में बोन है, बोन के अंदर बोन मैरो है, बोन की जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम के अंदर क्या होता है, आउटर लेयर फाइब्रस होती है और इनर लेयर जो होती है वो स्टेम सेल की होती है। इनर लेयर जो होती है वो स्टेम सेल की होती है, ठीक है। और फिर इसको स्पेशल जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस है और इनर लेयर जो है वो स्टेम सेल की है, ठीक है। सेल्स है हमारे पास में। और जो फाइबर होते हैं, कौन से फाइबर होते हैं, ये टाइप 1 कोलेजन फाइबर होता है, 90 to 80% फाइबर होता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है इसका, ठीक है, बोन का, ये कोलेजन फाइबर्स। एंड ओस्टियोइड होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ओस्टियोइड कोलेजन। टाइप 1 कोलेजन फाइबर को क्या बोलते हैं, ओस्टियोइड कोलेजन, ठीक है। जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है बोन का दैट इज कॉल्ड ओस्टियोइड, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसकी यूनिक बात है कि इसके अंदर फॉस्फेट और कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। इसलिए +2 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वैलेंसी मैंने गलत लिख दी। इसकी वजह से क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बिफोर मिनरलाइजेशन, ठीक है। बिफोर मिनरलाइजेशन क्या होता है, ओस्टियोइड बोलेंगे, सॉरी, बिफोर मिनरलाइजेशन क्या होता है, इसको ओस्टियोइड बोलेंगे। बिफोर मिनरलाइजेशन इसको ओस्टियोइड बोलेंगे। और ओस्टियोब्लास्ट प्लस का ग्राउंड सब्सटेंस प्लस का फाइबर, ठीक है, विदाउट इनऑर्गेनिक है ये, मतलब जिसके अंदर इनऑर्गेनिक पार्ट नहीं है, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोइड। अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्ट करेगा यहाँ पर, जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज सीक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट हैं वो डिपॉजिट होने लग जाएंगे बाद में, ठीक है। और दे डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ नीडल फॉर्म, ठीक है, नीडल की तरह होते हैं अरेंज फाइबर नहीं सॉरी, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं वो कुछ हमारे पास में नीडल लाइक अरेंजमेंट होती है उनकी, क्रिस्टल लाइक, ठीक है, नीडल लाइक। तो फिर सेल प्लस फाइबर हमारे पास में ऑर्गेनिक रहेंगे 80 to 90%, ग्राउंड सब्सटेंस भी ऐड कर देंगे इनऑर्गेनिक 65%, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। ये बन गई बोन, ठीक है। फिर वेट बोन रहती है। वेट बोन का मतलब क्या है कि इसके अंदर 25% वाटर भी, अगर हम इसके अंदर 25% वाटर कंटेंट भी ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी वेट बोन। हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो वेट बोन्स होती हैं, ठीक है। बाकी जो आप एनाटॉमी लैब के अंदर देखते हो प्रैक्टिकल के टाइम पर वो ड्राई होती है, उसके अंदर वाटर नहीं होता। फिर लॉन्ग बोन का एक बेसिक अगर हम आइडिया देखें तो क्या होता है, पेरियोस्टियम रहेगा, एंडोस्टियम रहेगा और बोन मैरो या फिर कैनाल रहेगी, कैविटी रहेगी, ठीक है। बोन मैरो कैनाल, बोन मैरो कैनाल या फिर कैविटी, बाकी बाहर पेरियोस्टियम, अंदर एंडोस्टियम। रिमूवल ऑफ मिनरल सॉल्ट, यहाँ पर क्या है, दूसरी टर्म में क्या, डिकैल्सिफिकेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ मिनरल सॉल्ट, ठीक है। डिकैल्सिफिकेशन एंड कैल्सिनेशन देखेंगे जल्दी से। तो ये हमारे पास में दो सेल हैं ओस्टियोब्लास्ट के, और बीच में क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस। यहाँ पर कैल्शियम, अगर कैल्शियम यहाँ से निकल जाएगा बोन में से और वो चला जाएगा ब्लड के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, डिकैल्सिफिकेशन। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन बाय किलेटिंग एजेंट, वीक एसिड हो जाएगा, EDTA। एग्जाम्पल ले रखे, अगर हम बोन को डाल दें किसके अंदर, EDTA के अंदर, या फिर जो चिलेटिंग एजेंट होता है उसके अंदर, तो कैल्शियम को क्या बन जाएगा, कैल्शियम को बाहर निकाल देगा बोन में से। ओस्टियोइड जो चीज़ बची उसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं है, अब क्या बोलेंगे उसको, ओस्टियोइड बोलेंगे, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ बोन इज ड्यू टू कैल्शियम +2 सॉल्ट, इसीलिए होती है रिजिडिटी, ठीक है। कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बोन कैन बी डिस्ट्रॉयड फाइबर्स बाय हीट। मतलब बोन को अगर आप हीट करोगे तो उसके अंदर जो फाइबर्स है, ऑर्गेनिक पार्ट जो है उसका, ओस्टियोइड पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बोन बिकम्स ब्रिटल एंड ब्रेक्स इजीली, ब्रिटल हो जाएगी और बहुत आसानी से ही टूट जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन, organic matter contribute to strengthening of bone, resistance to tensile strength is due to fiber।
मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स, वो ये बात है, और तो कुछ नहीं ज़्यादा। और कैल्सिफिकेशन का मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बोन ब्रिटल हो जाती है, स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है वो, ठीक है। कैल्सिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन, कैल्सिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन, तो बेस्ड ऑन अपीयरेंस, सॉरी, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन, तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, बेस्ड ऑन द ग्रॉस अपीयरेंस, मतलब अगर हम बाहर से देखोगे बोन को तो कॉम्पैक्ट रहेगी और स्पंजी रहेगी, ठीक है। ग्रॉस अपीयरेंस, तो कॉम्पैक्ट बोन कैसी होती है, यूनिफॉर्म रहेगी, स्मूथ टेक्सचर रहेगा, हार्ड रहेगी, डेंस रहेगी, लैमिले होता है उसके अंदर, लैमिले मतलब एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर टाइप होता है उसके, सर्कमफ्रेंशियल और कंसेंट्रिक और इंटरस्टिशियल लैमिले। बाकी ये लैमिले मैंने और दिखाता हूँ इस तरीके का होता है लैमिला, ये एक लैमिला है मतलब, ठीक है, ये एक लैमिला है कॉम्पैक्ट बोन का, जिसके अंदर की एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर सेल है, ओस्टियोब्लास्ट है, कैल्शियम है, फाइबर्स हैं, सब कुछ है, ग्राउंड सब्सटेंस है। और ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, दो प्लेट के बीच में एक जो है बोन ओस्टियो जो ब्लास्ट सेल है वो रहता है, ओस्टियोब्लास्ट या फिर ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है, इन बिटवीन टू लैमिले शीट। बाकी डिफरेंट लैमिले कैसे रहेंगे, सर्कमफ्रेंशियल कुछ इस तरीके का होता है, एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम के पैरेलल में रहेगा ये, ठीक है। फिर कॉन्सेंट्रिक इस तरीके का होता है, हैवर्शियन सिस्टम मतलब का जो एक तरह का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम टाइप होता है ब्लड के बोन के अंदर, ठीक है, हैवर्शियन सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पर रहेगा ये, उसके मतलब कंसेंट्रिक रहेगा, सर्कल के अंदर सर्कल उस तरीके की अरेंजमेंट रहेगी, और इंटरस्टिशियल होता है मतलब दो सेल के बीच में। फिर कॉम्पैक्ट रहेगा हमारे पास में, कॉम्पैक्ट के अंदर क्या रहेगा, कॉम्पैक्ट 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 के अंदर लैक्यूने रहेंगे, लैक्यूने का मतलब होता है स्पेसिस, ठीक है, फ्लैटेंड स्पेसिस। ये दो सेल हैं, दो सेल आपस में जुड़े हुए हैं कैसे, और ओस्टोसाइट है, ये लैक्यूनर स्पेस है इन दोनों के बीच में, ये वाली स्पेस है लैक्यूनर स्पेस, ये ओस्टोसाइट है एक, इन ये दोनों सेल आपस में जुड़े हुए हैं किससे, कैनालिकुलाई से, कैनालिकुलाई से, ठीक है। कनेक्शन जंक्शन बिटवीन टू ओस्टियोब्लास्ट या फिर ओस्टोसाइट थ्रू कैनालिकुलाई फॉर इंटरचेंज ऑफ प्रोडक्ट के इंटरचेंज के लिए क्या रहेगा, कनेक्शन रहेगा दो सेल के बीच में, कनेक्शन जंक्शन है ये, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एक्सचेंज करने के लिए यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन सिस्टम इज कॉल्ड ओस्टियन या फिर हैवर्शियन सिस्टम। जो एक कॉम्पैक्ट बोन का जो सिस्टम है उसकी यूनिट क्या बोलेंगे, उसको ओस्टियन बोलेंगे या फिर हैवर्शियन सिस्टम, या फिर ओस्टियन बोलेंगे या फिर हैवर्शियन सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर से क्या पास होता है, इसके अंदर से ब्लड वेसल पास होती है, नर्व्स वगैरह पास होती है, कुछ इस तरह का दिखता है ये। ओस्टियो साइट रहेंगे सेल्स हैं सराउंडिंग में, बीच में लैमिनार रिंग्स है, बीच में बोन मैरो के लिए कैविटी है वो, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन क्या होते हैं, मैनी हैवर्शियन सिस्टम्स आर फाउंड, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर बहुत सारे हैवर्शियन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। बाकी फिर सीमेंट लाइनिंग इज द बाउंड्री ऑफ हैवर्शियन सिस्टम, सीमेंट लाइन इज द बाउंड्री ऑफ हैवर्शियन सिस्टम, no no fiber, only calcium plus 2 and inorganic salt and matrix। हैवर्शियन सिस्टम फाउंड पैरेलली इन लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन के अंदर पैरेलली फाउंड होता है हैवर्शियन सिस्टम, ठीक है। ये रहा हैवर्शियन सिस्टम, और दो हैवर्शियन सिस्टम को जो चीज जोड़ रही है दैट इज कॉल्ड एज वोकमैन कनाल, ठीक है, वोकमैन कनाल बोलते हैं उसको, जो दो हैवर्शियन सिस्टम को आपस में जोड़ रही है, ठीक है। बाकी सेल्फ स्टडी करना था, रिमेनिंग पार्ट बुक में से देखकर। फिर मटेरिया मेडिका के अंदर कैल्केरिया कार्बोनिका पढ़ी हमने आज, कैल्केरिया कार्बोनिका, कैल्केरिया कार्ब, ठीक है। सिलीशिया के साथ कंपेयर करें क्योंकि ये भी मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, रेमेडी है, ठीक है। और अगर हमारे पास में जो फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक अगर हमें पढ़ना है 50 मेडिसिन, तो 50 मेडिसिन क्या रहेंगी, वो पॉलीग्रेस्ट रहेंगी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्यूटली हमें पढ़नी पड़ेंगी मेडिसिन, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगी। और उन 50 के अंदर जो टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंट मेडिसिन यूज़ होती है उसके अंदर से कैल्केरिया कार्ब और सिलीशिया भी आती है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना कैसे होता है किसी भी रेमेडी को, डिजीज़ को समझना है हमें, फिर वो डिजीज़ किस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, फिर कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या आ रहे हैं, उसकी मोडालिटीज़ क्या है, फिर उसके एडिशनल कॉन्कोमिटेंट्स क्या है, वो सब हमें फैक्टर देखकर हमें किसी रेमेडी को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ कैसे बेस होती है, क्रॉनिक डिजीज़ ये पहले यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब नॉट ओनली फोकस ऑन अ डिजीज, मतलब एक क्रॉनिक डिजीज है, सपोज किसी पर्सन को बहुत टाइम से, कई महीनों से, कई सालों से, तो हमें उसके रीसेंट सिम्टम को हम नहीं देख सकते, मतलब बहुत सारी चेंजेस हो चुके होंगे उसके अंदर, ठीक है। बिकॉज में बहुत सारी चीज़ चेंज हो चुकी होंगी, कुड हैव हैपेंड, मैनी चेंजेस कुड हैव हैपेंड। पेशेंट के हमें क्या देखने पड़ेंगे, मेंटल जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल जनरल, उसके एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे हैं, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस मतलब सॉरी हमारा एक्सपीरियंस इस तरह के पेशेंट को डील करने का, कि अपनी क्लिनिकल नॉलेज को यूज़ करके कि हम पेशेंट के साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है। जो कि हमें प्रूविंग के टाइम पर नहीं मिला था, बट हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हमें समझ में आया कि ऐसे पेशेंट को हम ऐसे क्योर कर सकते हैं और ये काम करता है, ठीक है।
तो क्या इंपॉर्टेंट है क्रॉनिक डिजीज के अंदर क्योर करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसका बॉडी टाइप कैसी, वो सब चीज़ें रहेंगी, और फिजिकल जनरल उसके जो क्या सिम्टम्स रहेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, और मेंटल जनरल उसके जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब उसके जो मतलब जो चीज़ें वो मेंटल उसकी माइंड सिम्टम जो होते हैं ना वो। ठीक है, फिर यूज्ड बिफोर हैनेमिन प्रूविंग, हैनेमिन प्रूविंग से पहले यूज होती थी ये कौन सी मेडिसिन? कैलकेरिया कार्ब। बाकी इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिखना है तो लिख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कैलकेरिया कार्ब में से, ये रहे वो। ठीक है, जूम कर दिया मैंने। ठीक है, फिर हमारे पास में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन कैलकेरिया कार्ब के अंदर क्या है? फैमिली कौन सी मिनरल है? पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी रो है 4th कॉलम में। सेकंड केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सिनोनिम है कैलकेरिया ऑस्ट्रियरम, ऑस्ट्रियरम कैलकेरिया एसिटिका, इम्प्योर कैलकेरिया कार्बोनेट। ठीक है, सोर्स क्या है इसका? ऑस्टर शेल। ओस्टर शेल का जो मिडल लेयर होता है उससे बनता है, ये चौक से बनता है और एग शेल से बनता है। प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनेमन। डॉक्टर ने सिग्नेचर क्या है इसका? इंटरनली वीक रहेगा जो इंसान रहेगा, मतलब कि जो ऑयस्टर होता है, ऑयस्टर का जो शहर होता है, ऑयस्टर एक मोलुस्क है। मोलुस्क मतलब एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, दैट दोज आर कॉल्ड मोलुस्का। मोलुस्का के अंदर आते हैं वो। ठीक है, फाइलम के अंदर। तो मतलब वो इंसान भी, उसका डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर मतलब वो एनिमल जो है वो उसके शेल से बन रही है, तो वो एनिमल अगर वीक होता है, ज़्यादा सॉफ्ट होता है, काफ़ी नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है, तो ये जो इंसान रहेगा वो इंटरनली वीक रहेगा। ठीक है, पीपल हु वांट एक्सटर्नल सपोर्ट टू रिमेन काम, उनको मतलब बाहर से सपोर्ट चाहिए, मतलब उसको भी, एनिमल को भी क्या चाहिए रहेगा? बाहर से एक शेल चाहिए सपोर्ट के लिए। वैसे उस इंसान को भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा कि उसको भी बाहर से एक सपोर्ट चाहिए, लोग चाहिए जो कि उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसा उसका क्या रहेगा? डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है। ठीक है, फिर ऐसा उसका डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, फिर यान स्कॉल्टन ने क्या प्रेडिक्ट करा था कि द रोज एंड कॉलम ऑफ द अवेलेबल मेडिसिन, मतलब कि फिर हमारे पास में जो थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट आ गया यहाँ पर कि डॉक्टर यान स्कॉल्टन ने क्या प्रेडिक्ट करा था कि सपोज जो पीरियोडिक टेबल बन रही थी जब, तो मेंडेलीव ने कुछ जगह खाली छोड़ दी, तो वैसी सेम चीज़ करी थी यहाँ पर होम्योपैथी के अंदर भी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जॉन स्कॉल्टन ने करा था कि मतलब मेडिसिन को रोज और कॉलम के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी थी कि इस रो के अंदर ऐसी इस तरीके के जो मेंटेलिटी के लोग आ रहे हैं, जैसे कि समझाता हूँ मैं क्या है। एरिक इरेक्शन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, क्या है, कहती है कि 4 to 5 ईयर का जो बच्चा होता है उसको स्ट्रेस एरिया क्या होता है? उसके पेरेंटल उसको प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको अफेक्शन मिल रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल जो रोल्स रहेंगे, साइकोलॉजिकल जो रोल्स रहेंगी, मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 4th रो है उसके अंदर क्या रहेगा? उसके अंदर जो मेडिसिन आएंगी 4th रो के अंदर, उसके अंदर जो पेशेंट को रिक्वायरमेंट रहेगी, उसकी पेशेंट मतलब पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स रहेगी, कंप्लेन रहेंगी, वो बेसिकली उसका पेरेंट्स का प्यार, उसकी फैमिली का सपोर्ट, सिक्योरिटी, फैमिली। ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर 5th रो के अंदर क्या रहेगा? गोल को अचीव करना है, फ्यूचर प्लान क्या रहेंगे, सोशल आइडेंटिटी क्या है मेरी। फिर 6th के अंदर क्या है कि रॉयल ट्रीटमेंट, किंग लाइक रूलर की तरह जिएगा वो इंसान। ठीक है, तो ये अलग अलग रहेंगे कि मतलब पेशेंट की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, पेशेंट का क्या कंप्लेंट है, जो भी है। फिर कॉलम स्टार्ट अनसेटिस्फाइड, कॉलम के अंदर क्या रहेगा? जो कॉलम्स रहते हैं, ठीक है, तो जो इनिशियल रहते हैं वो इनिशियल जो कॉलम्स रहेंगे वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे अपनी लाइफ के साथ, अपने आप को हमेशा नीचा देखेंगे कि हम इनकेपेबल हैं, इन्फीरियर हैं दूसरों से। ठीक है, मिडल जो कॉलम रहेंगे वो बैलेंस्ड लोग रहते हैं, मतलब सेटिस्फाई रहेंगे कि जितना है मिला है बहुत है, काफ़ी चल जाएगा काम। ठीक है, फिर हमारे पास में जो लेटर रहेंगे बाद वाले अनसेटिस्फाइड रहते हैं लाइफ के साथ, मतलब हर चीज़ों को मतलब खोने के डर से रहते हैं, खो जाएंगे, चीज़ें कम हो जाएंगी, ईगो रहती है, आइडेंटिटी रहेगा, लव एंड केयर, ये सब चीज़ें। फिर 3rd रो के अंदर सिलिसिया आता है और 4th रो के अंदर कैलकेरिया कार्ब आएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है इसकी? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। सोर्स क्या आएगा? रॉक, बोन्स। ठीक है, एग शेल, ओस्टर शेल। यूज़ कहाँ पर रहेगा? स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, बॉडी को क्या मतलब स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। और कहाँ पे होता है? पेंट एंड पेपर इंडस्ट्री, चॉक इंडस्ट्री, वहाँ पर ये सब यूज़ होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर मेडिकल यूज़ कहाँ पर है इसका? यूज इन कैल्शियम डेफिशिएंसी के अंदर यूज़ होगा, यूज्ड एज एंटासिड टू इन केस ऑफ एसिडिटी, यूज्ड इन हाइपर फॉस्फेटीमिया, क्रॉनिक किडनी फेलियर होता है। ठीक है, वहाँ पर यूज होगा, यूज्ड इन टूथपेस्ट। ठीक है, टॉक्सिसिटी क्या रहेगी? मिल्क एल्काली सिंड्रोम, MS। इसकी टॉक्सिसिटी ओवरडोसिंग की वजह से होता है, वर्टिगो, चक्कर आएगा, कंफ्यूजन आएगी, रीनल फेलियर हो सकता है, डेथ हो सकती है। ठीक है, टॉक्सिसिटी अगर ओवरडोज कर लिया तो। स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है इसका? लोकेशन कहाँ पर एक्ट करता है ये? कैलकेरिया कार्ब एंड पैथोजेनेसिस, तो बोन के अंदर काम करेगा, बोन के अंदर फिर ओस्टियोपोरोसिस, पुअर न्यूट्रिशन, ओवर ग्रोथ। ठीक है,
स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्टिव रहेगा। स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड, पॉलिप्स, प्रोफ्यूज परस्पिरेशन। पॉलिप का मतलब एक तरह की आउटग्रोथ हो रही, टिश्यू की एक स्मॉल आउटग्रोथ हो रही, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिप। ठीक है, तो इसे रहेंगे स्पीयर ऑफ एक्शन। बोन पर कैसे काम करता है, स्किन पर काम करता है, ग्लैंड पर काम करता है, पॉलिप, ये सब चीज़ें। फिर माइंड के अंदर क्या है, माइंड सिम्टम क्या रहेंगे, फियरफुल एंड कंफ्यूजन, डरा हुआ रहेगा, परेशान रहेगा। जीआईटी क्या है इसका, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, स्लो स्लगिश पेशेंट है, मतलब बहुत धीरे धीरे चलता है, मतलब बहुत धीरे धीरे लाइफ है इसकी। तो इसके जो लूज मोशन, मतलब जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी इसका, स्टूल जो है वो भी इसके कैसे रहेंगे, स्लो रहेंगे, स्लगिश रहेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा इसको। रेस्पिरेटरी के अंदर क्या है, कफ टेंडेंसी रहेगी और कैचिंग कोल्ड, इजीली आसानी से कोल्ड कैच कर लेगा, चिली पेशेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसका, फैट होता है, फ्लैबी होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। फेयर स्किन होती है, ट्रिपल एफ हो रहेगा यहाँ पर। प्रोफ्यूज परफोरेशन बाय लिटिल एक्सरसाइज, बहुत थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आएगा इसको, ठीक है। फेयर स्किन रहेगी, गेट्स टायर्ड। पैम्पर्ड चाइल्ड, काफ़ी ओवर प्रोटेक्टेड जो बच्चे रहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब गोल्डन स्पून, ठीक है, हर चीज़ आगे से आगे मिलती है, वो बच्चे होते हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकले, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, उस टाइप के बच्चे, ठीक है। नो डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी, इंडिपेंडेंट नहीं है, पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट रहा, तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, हो जाता, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है बचपन से ही, ठीक है। तो ओवर प्रोटेक्टेड बच्चे रहते हैं वो उस टाइप के। नो डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी। फिर देन ल्यूकोफ्लैग्मेटिक, मतलब इसका क्या रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहता है ल्यूकोफ्लैग्मेटिक। ल्यूको मतलब वाइट, फ्लैग्मेटिक मतलब फ्लूइड कंटेंट मोर की बॉडी के अंदर फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा रहेगा, इससे ज़्यादा ही सॉफ्ट रहता है, ठीक है। डायथेसिस रहेंगे फिर 3 डायथेसिस। डायथेसिस नंबर 1 इज टीबी, रचाइटिक एंड स्क्रोफुलस। ट्यूबरकुलर डायथेसिस, रचाइटिक डायथेसिस एंड स्क्रोफुलस डायथेसिस, ये रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर प्रोफ्यूज परस्पिरेशन ऑन हेड और सोर परस्पिरेशन, मतलब जो उसका पसीना आएगा उसके अंदर सोर स्मेल होगी, बहुत ज़्यादा परस्पिरेशन आएगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा हेड के ऊपर। एक्सट्रीमिटीज़ कैसी रहेंगी इसकी, मैशिएटेड, मतलब जो हाथ पैर हैं इसके, वो बॉडी का प्रॉपर एक बॉडी प्रोपोर्शनेट नहीं रहेगी, इसके पेट बड़ा हुआ निकला हुआ, हाथ पैर छोटे छोटे से हैं, अजीब सा है थोड़ा सा स्ट्रक्चर, वैसा रहेगा। टेंडेंसी टू ओबेसिटी। ओपन फ्रंटल नेल्स, मतलब जो सूचर होते हैं साइड के अंदर, वो खुले रहेंगे प्रॉपरली, वो बंद नहीं हो पाती, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी टाइप समझ सकते हो आप। कैल्शियम से रिलेटेड है, तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी इसको। टेंडेंसी टू ओबेसिटी, ठीक है। गर्ल्स के अंदर क्या होता है, गर्ल्स आर फ्लैशी, प्लिथोरिक एंड ग्रो रैपिडली, बहुत जल्दी वो बढ़ जाती है, मतलब कि एज कम है बट लग रही है कि वो ज़्यादा एज है उसकी। चिली पेशेंट रहेगा, सोरा रहता है उसका। सोरा जो मियाजम रहता है वो बेसिकली स्किन से रिलेटेड होता है, और साइकोटिक जो होता है वो बेसिकली हार्ड लम्ब और ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है ना, लम्स फॉर्मेशन, और सोरा स्किन से रिलेटेड रहेगा। इन दोनों मायाजम का मिक्स होता है ये। कौन कौन से मायाजम है, सोरा और साइकोटिक मायाजम, ठीक है। और मैलिग्नेंट मायाजम सिफिलिटिक के अंदर होता है, बट यहाँ पर नहीं है वो, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर, ठीक है। फिर कैल्केरिया कार्बोहाइड्रेट में फेयर रहेगा, फ्लैट रहेगा और फ्लैबी रहेगा। लाल शेड इसका, बेली है लाल, ठीक है। एग्रावेशन होता है नाइट के अंदर, नाइट के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसको। फिर डिज़ायर फॉर एवर्जन, डिज़ायर एंड, ठीक है। ये एक ट्रायल्स ऑफ पर्सपिरेशन था। ट्रायल्स ऑफ पर्सपिरेशन कैल्केरिया कार्ब, सैनिक्यूला और सिलीशिया का ट्रायल्स ऑफ पर्सपिरेशन है ये। पाई का मतलब कि अनडाइजेस्टिबल चीज़ें खाने का मतलब मन करेगा, चौक हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, सब चीज़ें, कागज हो गया। क्रेविंग फॉर एग एंड अवर्जन टू मीट, एग खाने की इच्छा रहेगी इसको, बट मीट नहीं खाएगा क्योंकि डाइजेशन में इसको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। फिर फील्स बेटर व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टिपेट होने के बाद इसको अच्छा लगता है। वर्क्स अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, मतलब मेंटली इसको लगता है कि अच्छा है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिपेशन विद द डिजायर टू पास स्टूल मैकेनिकली, चाहते हैं कि वो स्टूल को मैकेनिकली किसी चीज़ से बाहर निकाले, मतलब उसका इतना ज़्यादा हार्ड स्टूल है कि वो पुश नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। फिर डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट क्या रहेगा, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, मैंने चलते चलते बोल रहा हूँ ये, और बहुत जल्दी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो समझ लेना, मतलब कि अभी भी 40 मिनट की वीडियो हो गई, मैं सोच रहा था मतलब इतना कैसे कर पाऊँगा। ओके, डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन रहेगा, कैल्शियम +2 इन बोन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुलाई, डिलेड डेंटेशन, स्प्रेन रहेगा, कर्विंग ऑफ बोन्स, ठीक है। ये अलग अलग क्या प्रॉब्लम्स आएंगी बोन के अंदर, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, ये जैसे कैल्शियम रहेगा बोन्स के अंदर, डिलेड डेंटेशन, कर्विंग ऑफ बोन्स, क्रिकेट एक्सट्रीमिटीज, ओपन सूचर, ठीक है, स्प्रेन, लिगामेंट ब्रेक हो जाएंगे बहुत इजीली, ओपन फ्रंटल नेल्स। फिर हमारे पास में कोल्ड इजीली हो जाएगा, काफ़ी क्या है ये चिली पेशेंट है, और इसका जो कोल्ड है वो चेस्ट के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा।
फिर फिजियोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग। तो मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग पर मैं ब्रीफ कर देता हूँ क्या होता है। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग का मतलब होता है कि वो फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन के लिए। 4 मैकेनिक होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल, रेस्पिरेटरी प्रेशर, लंग कॉम्पाइलेंस, ठीक है। लो कॉम्पाइलेंस मतलब कि लंग पूरी तरीके से एक्सपैंड हो जाएंगे, वो चीज़ होती है। अपरेंट फिजियोलॉजी के अंदर फाइब्रोसिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव, फिर ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, कॉम्प्रेसिव डिजीज होती है और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज होती है जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, जैसे कि टीबी हो गया, ठीक है। जो कोल माइनर होता है उनके अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डस्ट एक्सपोजर होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, सीओपीडी होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वर्क ऑफ ब्रीदिंग मतलब कि फोर्स रिक्वायर्ड ऑफ ब्रीदिंग फॉर ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी मसल हमारे पास में फॉर द मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज फॉर लंग्स, ठीक है। तो दो तरह की होती है, इंस्पिरेटरी मसल और एक्सपिरेटरी मसल। तो इंस्पिरेटरी के अंदर प्राइमरी रहेगा, एक्सेसरी रहेगा। एक्सपिरेटरी के अंदर प्राइमरी रहेगा, एक्सेसरी रहेगा। प्राइमरी के अंदर डायफ्राम रहता है और एक्सटर्नल इंटरकोशल मसल रहेगा। एक्सेसरी के अंदर स्टर्नोक्लिडो क्या है ये, एससीएल क्या होता है यार, एससीएल स्टर्नोक्लिडो मस्टर्ड होना चाहिए ना यहाँ पर, शायद स्टर्नोक्लिडो लैटिसिमा कुछ और होगा यहाँ पर, ठीक है। पता नहीं एससीएल मसल है कोई स्क्लैनी, शायद स्टर्नोक्लिडो मस्टर्ड होना चाहिए, पता नहीं क्या है। स्क्लेनी मसल रहेगा, फिर प्राइमरी है, इंटरनल इंटरकोशल मसल रहेगा, फिर एक्सेसरी के अंदर होता है एब्डोमिनल मसल रहेंगे एक्सपिरेटरी के अंदर, ठीक है। ये मसल होगा प्राइमरी के अंदर डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोशल मसल, दो याद हो गए, बहुत आसान है। एक्सेसरी के अंदर जो स्क्लेनी मसल और शायद यहाँ पर स्टर्नोक्लिडो मस्टर्ड होना चाहिए, यहाँ पर कुछ और होगा, याद नहीं आ रहा मेरे को। प्राइमरी के अंदर इंटरनल इंटरकोशल मसल, जैसे कि प्राइमरी के अंदर इंस्पिरेशन के अंदर एक्सटर्नल है और एक्सपिरेशन के अंदर क्या है, इंटरनल है, उल्टा हो रखा है, ठीक है। आई से ई है और ई से आई है प्राइमरी के अंदर, तो और डायफ्राम रहेगा एक के अंदर, और एक के अंदर क्या रहेगा, एब्डोमिनल रहेगा, और एक के अंदर क्या रहेंगे, स्क्लेनी मसल रहेंगे, जो होता है हमारे पास में गले के आसपास जो होते हैं स्क्लेनी मसल। फिर पोजीशन ऑफ डायफ्राम क्या रहेगा, डायफ्राम इसका ई आई सी एम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंस्पिरेशन होगी, चेंज इन वर्टिकल डायमीटर कहाँ से होता है, जो इनलेट ऑफ थोरैक्स से लेकर डोम ऑफ जो डायफ्राम होता है उसके अंदर बढ़ेगा डायमीटर उसका। एट द सेम टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर, जो कि डिसेंड करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है, डायफ्राम रिलैक्स हो रखा है और यहाँ पर ऐसा एक्सपिरेशन होता है, बस इतना ही था। बाकी फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर क्या रहेगा, रिफ्स की जो मूवमेंट होगी ना, उसको क्या बोलते हैं, बकेट हैंडल मूवमेंट, ठीक है, जो कि आउटवर्ड रहती है और लेटरल रहेगी। इस तरीके से बाल्टी का ढक्कन होता है, बाल्टी का हैंडल होता है, तो आउटवर्ड रहेगी ये रिप्स हमारी, ठीक है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। और जो स्टर्नम रहेगा, स्टर्नम की मूवमेंट कैसे होती है, आउटवर्ड और फॉरवर्ड, पंप हैंडल मूवमेंट बोलते हैं इसको। बाकी इंस्पिरेशन कैसी रहेगी, एक्टिव रहेगी और पैसिव रहेगी। इंस्पिरेशन एक्टिव होती है और एक्सपिरेशन पैसिव होती है, ऑटोमेटिक होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg। डायफ्राम ऑल्सो इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर हेल्प इन एक्सपिरेशन। डायफ्राम ऑल्सो इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, जो कि एक्सपिरेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, अब हम आज का लेक्चर देखते हैं। तो पुराना लेक्चर था, ठीक है। तो मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग के अंदर आज हमने देखा मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन की मूवमेंट, मसल ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब चीजें। तो रेस्पिरेटरी प्रेशर देखा हमने आज, दो फैक्टर हो गए ना एक फैक्टर हो गया मसल वाला, ठीक है। अब हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रेशर, तो वॉल्यूम बढ़ेगी थोरेसिक केज की, प्रेशर कम होगा, बॉयल्स लो, लंग्स स्टार्ट इन्फ्लेटिंग, लंग्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेट होंगे। तीन टाइप के रहेंगे क्या, इंट्रा प्लूरल प्रेशर या फिर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर या फिर ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। तीन तरह के प्रेशर है ये। पल्मोनरी प्रेशर, एल्वियोलर मिनट इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है, जो कि प्लूरल लेयर है उसके अंदर प्रेशर है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा थोरेसिक प्रेशर, फिर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। एल्वियोलाई लंग्स में होती है, लंग्स को पल्मोनरी बोल सकते हैं, तो इंट्रा पल्मोनरी। इंट्रा प्लूरल, ठीक है, प्लूरल लेयर जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा थोरेसिक प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, जो कि डिफरेंस है दोनों प्रेशर का, इंट्रा प्लूरल और इंट्रा एल्वियोलर। फिर इंट्रा प्लूरल प्रेशर के अंदर क्या, प्रेशर इन द बोनी कैविटीज बिटवीन बोनी एंड विसरल कैविटीज, प्रेशर इन द बोनी कैविटी बिटवीन द बोनी एंड द विसरल कैविटीज, ठीक है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर मतलब कि जो बोनी कैविटीज के अंदर प्रेशर होता है वो है। इंस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर घटेगा, ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज एंड फॉर दैट वॉल्यूम शुड इंक्रीज।
इंस्पिरेशन के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेशर को घटेगा, ठीक है, तो क्या होगा उससे, फॉर दैट वॉल्यूम भी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, ओके। और वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर कम है अंदर अंदर का, तो प्रेशर हायर से लो हो जाएगा, तो बाहर से अंदर का आ जाएगा प्रेशर। ड्रेन द फ्लूइड ऑलवेज नेगेटिव, एक मिनट ड्रेन द फ्लूइड ऑलवेज नेगेटिव इन कंपेयर टू, अच्छा ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है ना, ये क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव किसके रिस्पेक्ट में, प्लूरा जो लेयर होती है लंग्स के अंदर, विसरल प्लूरा पैराइटल प्लूरा, जो डबल लेयर है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। वो जो फ्लूइड बाहर निकल जाता है, ड्रेन मतलब कि शायद दूसरे स्पेस के अंदर चला जाता होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाता होगा शायद वो फ्लूइड, ठीक है। तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन रहेगा यहाँ पर, क्या इंस्पिरेशन के अंदर प्रेशर घटेगा और जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा इन कंपैरिजन टू इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम रेस्पिरेशन क्या रहती है, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। वाई इंट्रा प्लूरल प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव, इंट्रा प्लूरल प्रेशर हमेशा नेगेटिव क्यों होता है, ताकि प्लूरल कैविटी, बिकॉज प्लूरल कैविटी इज लाइंड बाय थिन लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों रहता है नेगेटिव है, वीनस रिटर्न करवाने के लिए, टू मेंटेन वीनस रिटर्न, ब्लड रिटर्न टू हार्ट, दैट इज कॉल्ड वीनस रिटर्न, ताकि ब्लड हार्ट को वापस से मिल पाए, इसीलिए ये हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर शुड बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शुड बी लेस देन एब्डोमिनल प्रेशर फॉर सर्कुलेशन, मतलब एक थोरेसिक रीजन है, नीचे एब्डोमिनल रीजन है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर, प्लूरल जो लेयर है वो थोरेसिक रीजन के अंदर आ गई, ठीक है। वो जो प्रेशर रहता है वो एब्डोमिनल से कम होना चाहिए, एब्डोमिनल प्रेशर से कम होना चाहिए, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे, ठीक है। इंस्पिरेशन के अंदर जो वीनस रिटर्न है वो बढ़ जाता है, इंस्पिरेशन के अंदर वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, एक्सपिरेशन के अंदर वीनस रिटर्न कम हो जाता है। कीप एयरवेज ओपन, एयरवेज को खुला रखने के लिए होता है, नेगेटिव रहता है हमेशा, ठीक है। और फिर पेटेंसी ऑफ लंग्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है लंग्स, दैट इज कॉल्ड पेटेंसी ऑफ लंग्स, ठीक है। वीनस रिटर्न बस इतना याद रखो कि ब्लड हार्ट को रिटर्न हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वीनस रिटर्न। और इंस्पिरेशन के अंदर वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, एक्सपिरेशन के अंदर वीनस रिटर्न कम हो जाता है। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है, क्यों होता है, ताकि वो वीनस रिटर्न को मेंटेन कर पाए, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कर पाए प्रॉपर्ली। ब्लड सर्कुलेशन अगर कम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस्चीमिया बोलते हैं। अगर ब्रेन तक नहीं मिल पा रहा ब्रेन अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेरिब्रल इस्चीमिया, ठीक है। फिर नो वीनस रिटर्न, तो क्या होगा, नो कार्डियक आउटपुट, अगर ब्लड हार्ट को नहीं मिल पाएगा तो हार्ट आगे नहीं दे पाएगा, कार्डियक आउटपुट नहीं आ पाएगा, तो ब्रेन सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन को, वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सिनकोपियल अटैक आ जाएगा। फिर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर के अंदर क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ब्लड बिकम मतलब इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर था जो दूसरा पार्ट उसका, ठीक है, तो बिकम नेगेटिव ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड बिकम पॉजिटिव ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर मतलब जो लंग्स के अंदर प्रेशर है, वो वाला प्रेशर नेगेटिव रहेगा जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हो, ताकि एयर अंदर आ पाए, पॉजिटिव रहेगा जब आप एक्सपिरेशन करो ताकि एयर जो है बाहर चली जाए, ठीक है। प्रेशर पॉजिटिव रहेगा मतलब ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है। फिर लंग कंपाइलेंस क्या होता है, लंग कंपाइलेंस इज द एक्सपेंशन कैपेसिटी ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स, एक्सपेंशन कैपेसिटी ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स को क्या बोलते हैं, लंग कंपाइलेंस रिलेटेड विद प्रेशर चेंजेस इन द वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, ठीक है। यूजफुल रहेगा किसके लिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टिफनेस ऑफ लंग। स्टीफर लंग का मतलब क्या होगा, लेस कंपाइलेंस रहेगा, मतलब कि लंग कितना एक्सपेंड हो पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाइलेंस। फिर अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है इसकी, एम्फाइसीमा के अंदर लंग्स कैसे हो जाएंगे, इन्फ्लेटेड रहेंगे, नॉर्मल से ज़्यादा लंग कंपाइलेंस बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। और यूनिट प्रेशर, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है थोड़ा सा, क्या है, यूनिट प्रेशर कितना रहता है, चेंज रहेगा थोरेसिक के अंदर कितना, मतलब कि कंपाइलेंस ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स का कंपाइलेंस अगर हम देखें, लंग्स एंड थोरैक्स मिलाकर कितना एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर के अंदर कितना होना चाहिए, 130 ml होना चाहिए बाय वॉल्यूम, ठीक है।
130 ml होना चाहिए। और सिर्फ अगर हम लंग्स का कंपाइलेंस देखें ओनली लंग्स का, तो कितना रहता है वो 1 सेंटीमीटर, और वाटर प्रेशर के अंदर कितना रहेगा वो 220 ml चेंज करेगा, मतलब इतना चेंज करेगा। लंग्स का ज़्यादा है और सिर्फ लंग्स का ज़्यादा है, और लंग्स और थोरैक्स का मिलाकर कम है, क्योंकि लंग्स फिर वो रेस्ट्रिक्टोरन केज के अंदर है लंग्स, तो फिर वो ज़्यादा अपना मैक्सिमम एबिलिटी को नहीं अचीव कर पाए लंग्स, ठीक है, तो इसीलिए ये कम है। बाकी ये ख़त्म होता है। आई ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाई वीडियो, और मेरे को आदत छूट चुकी है बिल्कुल, ठीक है, बनाने की। तो मैंने तो मतलब स्पीड में ही बोला, फिर भी लंबी हो गई, पता नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एंड बस इतना ही बोलूँगा। वीडियो अच्छी लगी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दैट इज़ इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।